हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कहानियाँ अजब गज़ब, जो पहले जाना जाता था विजडम फॉरएवर के नाम से। फ्रेंड्स, फिर से ले आया हूँ आपके लिए एक और रोचक कहानी जिसका नाम है वेस्ट विंग इन द डार्क, जिसे लिखा है मिस्टर रस्किन बॉन्ड ने। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है गाइस, तो प्लीज़ ये कहानी आप एंड तक ज़रूर सुनें। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर भी करें, और प्लीज़ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर शुरू करते हैं विद द वेस्ट विंग इन द डार्क। एक तूफानी भयानक रात जहां तेज हवा चल रही थी और ये हवा भयानक आवाज़ें उत्पन्न कर रही थी। एक अजीब सा अकेलापन इस माहौल ने मेरे दिलो दिमाग में बना दिया था और मैं अब शारीरिक रूप से भी अकेला महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया एक सफ़ेद रंग के ठंडे धुएं में बदल गई है, जो कि इस वादी से लगातार उठ रहा था। मैं जंगल में इधर उधर बहुत देर से भटक रहा था। इन पहाड़ी जंगलों में रास्ता ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं था, पर कुछ ही देर में मेरे दिमाग को एक धुंधला रास्ता याद आया, जहाँ पुराने पत्थर और पुराने देवदार के वृक्ष थे। ये रास्ता भी काफ़ी पुराना था और कुछ ही देर तक इस पुराने रास्ते पर चलने के बाद मुझे एक हल्की मध्यम नीली रोशनी दिखाई पड़ी, जो कि एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर पड़ी, और एक घर अचानक इस वादी के सफ़ेद ठंडे धुएं से उभर आया। ये घर एक पुरानी बसी हुई दुनिया का एक बेहतरीन नमूना था। बहुत ही पुराना घर था ये, चूने पत्थर का बना हुआ। ये इस पुराने हिल स्टेशन के बाहरी हिस्से पर था। इस घर में कोई लाइट नहीं थी। लगता था बिजली का कनेक्शन बहुत पहले काट दिया गया था, पर फिर भी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि जंगल के खतरों से ये मकान बहुत ही सुरक्षित और अच्छा है, और रात बिताने के लिए मुझे इससे अच्छी जगह नहीं मिलेगी। मेरे पास कोई टॉर्च नहीं थी, पर चांद की मध्यम रोशनी घर के अंदर आ रही थी, जिससे थोड़ा बहुत उजाला उस घर में हो रहा था। और इस अंधेरी भयानक रात में जंगल के पेड़ जो तेज हवा से हिल रहे थे, वह दैत्याकार जीवों की तरह जान पड़ते थे। मैं अब घर के मुख्य द्वार के सामने था और उसे खोलने की कोशिश की, पर वह अंदर से बंद था। मैं उस घर के पिछले हिस्से में गया। वहाँ पर एक टूटी खिड़की थी, जिसे थोड़ा और तोड़कर अपने हाथ को उसके बोल्ट तक पहुँचाया, पर वह एक ऐसा बोल्ट यानी कि कुंडी थी कि वह आसानी से खुल नहीं रही थी। शायद सालों साल के मानसून ने उसे जंग से भर दिया था, पर फिर भी मैंने अपनी कोशिश को जारी रखा और किसी तरह उस घर में प्रवेश कर लिया। ये बड़ा बंद कमरा था और ठंडी हवा कहीं कहीं से इस कमरे में आ रही थी, जो कि पास पड़े कागज़ों को कमरे के फर्श पर बिखरा रही थी और कमरे की मेज़ पर पड़े सामान को गिरा रही थी। ये सब देखकर मैंने सबसे पहले खिड़की को बंद किया, पर फिर भी बाहर से वह ठंडा धुआं इधर उधर से उस खिड़की की दरारों में से अंदर ही आ रहा था। फिर मैंने जेब से माचिस निकाली, पर वह भी 3 तीलियों के ख़राब होने के बाद जली। अब मैंने देखा कि मैं एक बड़े कमरे के अंदर हूँ, जो कि पुरानी लकड़ी के फर्नीचर से भरा है। बड़े बड़े वास कुछ टेबलों पर रखे हैं। ये कैंडल स्टैंड भी वहाँ पर खड़ा हुआ था, और मेरे आश्चर्य के लिए एक भी मकड़ी का जाला वहाँ नहीं था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने इस घर के बाहरी हिस्से को तो पूरी तरह इग्नोर किया है और बहुत सालों से इसके अंदर भी कोई नहीं गया, पर अंदर से इसकी हालत अभी भी ठीक ठाक है। अब इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाता, यह सुलगती माचिस की तीली भी बुझ गई। अब अंधेरे में जैसे ही मैंने कुछ कदम इस कमरे में आगे बढ़ाए, पुराने देवदार की लकड़ी का बना हुआ ये फर्श बहुत आवाज़ करके चरमराने लगा। अब मैंने जल्दी से दूसरी तीली निकालकर कैंडल स्टैंड पर लगी मोमबत्ती को जलाया। तब दिखाई दिया एक सुनसान वीरान बड़ा सा कमरा और उसे घेरे हुए ये पुराना वीरान और सुनसान मकान। मैंने सोचा कि आज तक क्यों किसी ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की, पर अब मुझे लगा कि कुछ भी हो, ये हिम्मत मैंने तो दिखाई। अब मैंने मोमबत्ती को उसके स्टैंड समेत पूरा ऊंचा उठाया और उस कमरे का मुआयना करने लगा। ऊंची लंबी दीवारें और उन पर पुरानी पेंटिंग्स का टंगा होना जो ऑयल कलर्स से बनी थी। मैंने लगातार उस कमरे के दरवाज़ों पर नॉक किया, खटखटाया, क्योंकि वह कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था, इसलिए कोई भी उसे खोलने नहीं आया, क्योंकि घर में कोई था ही नहीं। ऐसा लगता था कि उस घर में लोग हैं और वो सब मुझे छुपकर देख रहे हैं,
ये एक बात मेरे दिमाग में ज़रूर आई कि जबकि इस घर में कोई नहीं है, पर फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। ये एक अनजाना डर ही था। खैर, ऐसा मुझे लगा कि कुछ लोग अंधेरे के कोने में से या कुछ बिस्तर के नीचे से और कुछ चिमनी में से कहीं ना कहीं से मुझे देख रहे हैं। एक अजीब सा एहसास मुझे होता जा रहा था। अब मैं एक बेडरूम में पहुंचा और अपने आप को एक बड़े शीशे के सामने पाया। मैंने अपने प्रतिबिंब को अपने को घूरते हुए पाया, पर यह भी सच था कि मैं इस घर में एक अजनबी आगंतुक हूँ, इसलिए मैं ही अपने आप को इस शीशे में देख पा रहा हूँ। जैसे ही मैंने अपना मुंह दूसरी ओर किया, मुझे ऐसा लगा कि इस शीशे में मेरे प्रतिबिंब के अलावा और किसी का प्रतिबिंब भी है। मैंने थोड़ा पीछे हटकर एक हल्की झलक एक आकृति की देखी। एक मध्यम गोलाकार चेहरा, सुलगती लाल आंखें, बड़े बड़े लंबे बाल। और जैसे ही मैंने चेहरा उस ओर पूरी तरह घुमाकर देखना चाहा तो देखा कि उस शीशे पर वहाँ पर सिर्फ मेरा ही अपना चेहरा था। वो चेहरा गायब हो चुका था। ये भयानक चेहरा सच में गायब हो चुका था। मेरे पूरे शरीर में डर के कारण खलबली मच गई। मैं पूरी तरह से कांप गया। अब बारिश का पानी मेरे पैरों के नीचे था, क्योंकि यह मेरे कपड़ों से बहकर नीचे लकड़ी के फर्श पर इकट्ठा हो रहा था। अब मैंने उस बड़े पलंग के कोने पर बैठकर अपने गीले कपड़े और मोजे उतारे। कपड़ों को अब मैंने उठाकर कुर्सी के पीछे टांग दिया। अब मैं बिना कपड़ों के अकेला उस अंधेरे कमरे में खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपने सारे कपड़े एक ऐसी जगह उतार दिए जहाँ पर इस कमरे में लोग मुझे छिपकर देख रहे हों। अब मैं शीघ्र ही उस बिस्तर में घुस गया जो हल्का सा लेवेंडर और यूकेलिप्टस की खुशबू से महक रहा था। इस बिस्तर पर कोई तकिया नहीं था। मैं इतना थका हुआ था इस जंगल के सफ़र से कि मैंने तकिया ढूंढने की हिम्मत भी नहीं जुटाई और मोमबत्ती बुझाकर सो गया। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मुझे लोगों की फुसफुसाहट और बुदबुदाहट सुनाई देने लगी। ये आवाज़ें मुझे कमरे के चारों ओर से आ रही थी। ऐसा लगता जैसे कोई चिमनी के अंदर बैठा खांस रहा हो। कभी ऐसा लगता जैसे कोई पुराने फर्नीचर को दूसरे कमरे में इधर से उधर खींच रहा हो। कभी कभी मुझे कुछ शब्द सुनाई देते, जैसे ये शख्स मेरा है, नहीं ये मेरा है। फिर कोई कहता ये तो हमारा डिनर है, नहीं शायद ये कोई शख्स है जो रास्ता भटक गया है। कभी कोई कहता तुम्हें लगता है इसके पास कुछ पैसे होंगे। फिर आवाज़ आई अगर किसी को मारना हो तो सबसे पहले उसकी टांगों को रस्सी से बांध दो। फिर आवाज़ आई सुनो ऐसा करो, इसे पलंग से बांधकर गर्म पानी इसके ऊपर डाल दो और इसे मार दो। न जाने ये आवाज़ें किन भयानक लोगों की थीं, पर मैंने उठकर जानना न चाहा। अब मैंने घबराहट में उठकर शीघ्र ही अपना हाथ माचिस की तरफ बढ़ाया और कैंडल को जलाया। जैसे ही मैंने कैंडल को जलाया, ये आवाज़ें बंद हो गईं। इस बार भी मैंने अपने आप को शीशे के सामने पाया, पर इस बार मामला कुछ और था। मेरे अपने प्रतिबिंब के साथ मैंने किसी और को भी देखा। एक लड़की जिसके सुनहरे बाल और चमकती हुई आंखें थीं और इसके हाथ में वो तकिया था जिसे मैं ढूंढ रहा था सोने के लिए। और ये लड़की मेरे पीछे खड़ी थी, यानी कि जिस शीशे के सामने मैं खड़ा था ये मेरे पीछे खड़ी थी, क्योंकि मैं इसका प्रतिबिंब देख पा रहा था। मैंने अपने मन में सोचा कि यह तो इन दोनों बहनों में से एक है जिसकी कहानी मैंने लोगों से सुनी थी कि वो दोनों बहनें लोगों को बहला फुसलाकर अपने बोर्डिंग हाउस में ले आती हैं और तकिए से उनका दम घोंटकर मार डालती थीं। पर अब उनमें से एक तकिया लिए हुए मेरे सामने खड़ी थी। मैं फिर से जैसे ही घूमा और वापस अपना चेहरा उस शीशे की तरफ किया, वहाँ पर कोई नहीं था। अब मैं जल्दी से वापस उस बिस्तर पर लेट गया। मुझे नहीं पता कि वो हकीकत थी या सपना, मैं जाग रहा था या सो रहा था, मुझे नहीं पता। मैंने देखा कि वो लड़की जो शीशे में थी अब मेरे पलंग के पीछे खड़ी है, मेरे ऊपर गिरने लगी। वो इतनी करीब थी कि उसकी आंखों में मुझे लोग चलते फिरते नज़र आ रहे थे, यहाँ तक कि मैं भी उसकी आंखों में नज़र आ रहा था। और फिर मैंने देखा कि उसने अपने आप को मुझसे बिल्कुल छू दिया है। वह एक अनचाहा ठंडा स्पर्श था। ये स्पर्श इतना अधिक हो गया था कि मेरा दम घुटने लगा था। फिर किसी तरह हिम्मत करके मैंने जैसे ही उस लड़की को अपने ऊपर से हटाना चाहा तो क्या देखा कि वहाँ कोई लड़की नहीं थी, बस एक छोटा सा तकिया था जो मेरे ऊपर गिरा हुआ था।
ये छोटा सा तकिया मेरे ऊपर मेरे मुंह पर गिर गया था, जो मेरी सांसें रोक रहा था। मैंने अब तकिए को हटाया और उस चादर को भी दूर फेंका और वहाँ से निकलने की सोची। मैं बाहर की आंधी तूफान को झेल सकता था, ना कि इस भयानक घर के अदृश्य लोगों को जो लगातार मुझे परेशान कर रहे थे। अब मैंने जल्दी से अपने कपड़ों को पहना। कपड़ों को पहनने में मुझे कुछ ही सेकंड्स का वक्त लगा। अब मोमबत्ती भी बुझने वाली थी। मैंने अपना बैग अपने कंधों पर टांगा और वहाँ से भागने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि ये घर उसके रहने वाले किसी और समय के थे और मेरा यहाँ कोई काम नहीं था। मैं इस अंधेरी दुनिया का शख्स था ही नहीं, बल्कि बाहर के उजाले के लिए था। अब मैंने आखिरी बार मोमबत्ती को उठाया और उस शीशे में उस भयानक लड़की को देखना चाहा, पर मेरे आश्चर्य के लिए वहाँ कोई नहीं था। वह शीशा खाली था, या कहा जाए वह लड़की अपनी दुनिया में वापस चली गई थी। अब मोमबत्ती का आखिरी बार जलना और एकदम बुझ जाना, मुझे कुछ खतरे की घंटी सुनाई दे रही थी। अब पूरे कमरे में अंधेरा था, गहरा गुप्त अंधेरा, क्योंकि मोमबत्ती बुझ चुकी थी। इससे पहले मैं कुछ सोच पाता, कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने हिम्मत इकट्ठी करके पूछा, कौन है वहाँ? पर कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने फिर पूछा, वहाँ कौन है? फिर कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने गुस्से में ज़ोर से पूछा, कौन है वहाँ? तब एक पतली मुरझाई हुई आवाज़ आई, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। मैं अब हिम्मत से आगे बढ़ा और उस दरवाजे को खोला। मैंने जैसे ही दरवाजे को खोला, मेरे सामने कोई खड़ा था। वह सुनहरे बालों वाली सुंदर लड़की नहीं, पर एक बूढ़ी भयानक औरत मेरे सामने खड़ी थी, जिसकी एक बड़ी नाक थी, पर कोई आंखें नहीं थीं, कोई भी आंखें नहीं। अब मैं इतना भयभीत हो चुका था कि जैसे ही मैंने मुख्य दरवाज़ा खुला हुआ देखा, मैं बाहर की ओर भागा। मैं भागा चला जा रहा था और बारिश और तूफ़ान लगातार मेरे ऊपर से मुझे घेरे हुए थे। मगर ये बारिश और तूफ़ान अब मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। मुझे इस बारिश में कीड़े भी काट रहे थे, जो शायद किसी देवदार से निकलकर मेरे कपड़ों पे आ गए थे और अब मेरे बदन को काट रहे थे। और बारिश की वजह से मुझे ठंड भी लग रही थी, पर मुझे ये ठंड भी अब अच्छी लग रही थी। पर अब मुझे ये सब चीज़ें बहुत भाने लगी थीं, क्योंकि मेरा छुटकारा उस भयानक घर से हो गया था। और अब घंटों भागते हुए कुछ अनजान रास्तों के बाद सुबह हो गई और मुझे मेरा रास्ता मिल गया। मैं खुश था। सूरज की रोशनी, चिड़ियों का चहचहाना बहुत ही मधुर दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। मैं उस भूतहा घर से आज़ाद था। मगर आज भी अगर आप मुझसे पूछो कि वो घर आज भी वहाँ होगा या नहीं, तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं उस घर के बारे में कुछ सोचना ही नहीं चाहता। तो फ्रेंड्स, ये कहानी थी व्हिस्परिंग इन द डार्क बाय रस्किन बॉन्ड। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे अपने अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।